क्या घर खरीदना हमेशा सबसे अच्छा फैसला होता है या फिर किराए पर रहकर पैसा निवेश करना ज्यादा समझदारी है। लोग कहते हैं अपना घर होना ही असली सफलता है, लेकिन क्या यह सच है? अगर मैं आपको बताऊं कि कई अमीर लोग और करोड़पति भी किराए के घर में रहते हैं तो शायद आपको यकीन ना हो, क्योंकि आज हम भावनाओं की नहीं बल्कि असली गणित की बात करें। इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि घर खरीदना बेहतर है या किराए पर रहना। हम में से लगभग हर इंसान का सपना होता है कि एक दिन उसका अपना घर हो। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि किराया देना मतलब हर महीने पैसा बर्बाद करना, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही है? क्या हर इंसान के लिए घर खरीदना सही फैसला होता है या फिर कुछ लोगों के लिए किराए पर रहना ज्यादा फायदे का सौदा हो सकता है? इसका जवाब जानने के लिए हमें एक छोटी सी कहानी समझनी होगी। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों की उम्र 30 साल है, दोनों की नौकरी अच्छी है, दोनों की सैलरी लगभग 1 लाख रुपए महीना है और दोनों के पास 20 लाख रुपए की बचत भी है। यानी शुरुआत दोनों की बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन यहीं से दोनों अलग अलग फैसला लेते हैं। राहुल सोचता है कि अब समय आ गया है अपना घर खरीदने का। उसे एक अच्छा घर पसंद आता है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। वह अपनी 20 लाख रुपए की बचत डाउन पेमेंट के रूप में देता है और बाकी 80 लाख रुपए का होम लोन ले लेता है। दूसरी तरफ अमित वही घर खरीदने के बजाय उसी इलाके में किराए पर रहने का फैसला करता है, क्योंकि उसका मानना है कि अभी उसके लिए पैसा निवेश करना ज्यादा जरूरी। अब सवाल ये है कि 20 साल बाद इन दोनों में ज्यादा अमीर कौन होगा? इसका जवाब आपको चौंका सकता है। सबसे पहले राहुल की बात करते। उसने 80 लाख रुपए का होम लोन लिया। अगर बैंक लगभग 8.5% सालाना ब्याज लेता है और लोन की अवधि 20 साल है तो उसकी EMI लगभग 69,000 रुपए हर महीने बनती है। यानी हर महीने उसकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा सीधे बैंक के पास चला जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ EMI ही खर्च है? बिल्कुल नहीं। यही वह गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। घर खरीदने के बाद भी खर्च खत्म नहीं होते। हर साल मेंटेनेंस देना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, घर की मरम्मत करानी पड़ती है, कभी पेंट करवाना पड़ता है, कभी पाइपलाइन खराब हो जाती है, कभी बिजली का काम निकल आता है। यानी घर खरीदने के बाद भी लगातार पैसा खर्च होता रहता है। अब अमित की तरफ देखते हैं। वह उसी तरह का घर 25,000 रुपए महीने के किराए पर ले लेता है। अब जरा दोनों की तुलना कीजिए। राहुल हर महीने लगभग 69,000 रुपए EMI दे रहा है, जबकि अमित सिर्फ 25,000 रुपए किराया दे रहा है। यानी अमित के पास हर महीने लगभग 44,000 रुपए बच रहे हैं। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। अगर अमित हर महीने 44,000 रुपयों को किसी अच्छे इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में निवेश कर देता है और उसे लंबे समय में 12% सालाना रिटर्न मिलता है तो 20 साल बाद उसके पास करोड़ों की संपत्ति हो सकती है। यही है द रियल मैथ, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब एक सवाल सोचिए, अगर राहुल हर महीने 69,000 रुपए EMI दे रहा है तो क्या वो उतना ही पैसा निवेश भी कर पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा पहले ही बैंक के पास जा रहा है। दूसरी तरफ अमित के पास हर महीने निवेश करने के लिए अच्छी खासी रकम बच रही है। यही फर्क धीरे धीरे बहुत बड़ा बन जाता है। अब मान लीजिए कि 20 साल बाद राहुल का घर 1 करोड़ से बढ़कर लगभग 3 करोड़ रुपए का हो गया। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक मिनट रुकिए। क्या राहुल ने सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही खर्च किए थे? बिल्कुल नहीं। उसने 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिए, फिर 20 साल तक EMI भरी, जिसमें करोड़ों रुपए का ब्याज भी शामिल था। इसके अलावा हर साल मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर और दूसरे खर्च भी किए। यानी घर की कीमत बढ़ी जरूर, लेकिन उसे पाने के लिए उसने बहुत बड़ी रकम भी खर्च की। अब अमित को देखिए, उसने घर नहीं खरीदा, उसने वही घर किराए पर लिया और जो पैसा बचा उसे हर महीने निवेश करता रहा। 20 साल बाद उसके निवेश की वैल्यू भी कई करोड़ रुपए हो सकती है। यानी दोनों के पास करोड़ों की संपत्ति हो सकती है, लेकिन रास्ता बिल्कुल अलग होगा। अब एक और चीज समझिए जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, और उसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब है कि अगर आपने अपना पैसा एक जगह लगा दिया तो आप उसे दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। राहुल ने 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट में लगा दिए। अगर वही 20 लाख रुपए किसी अच्छे इंडेक्स फंड में 20 साल के लिए निवेश किए जाते तो उनकी कीमत कई गुना बढ़ सकती थी। यही वह छिपा हुआ गणित है जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। अब नौकरी की बात करते हैं। आज के समय में लोग 2 या 3 साल में नौकरी बदलते हैं। कभी दूसरे शहर जाना पड़ता है, कभी दूसरी कंपनी में। अगर आपने घर खरीद लिया तो हर बार शहर बदलना आसान नहीं होता। या तो आपको अपना घर खाली छोड़ना पड़ेगा, या किराए पर देना पड़ेगा, या बेचने की परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप खुद किराए पर रहते हैं तो नई नौकरी मिलने पर आसानी से नया घर ले सकते हैं। यानी आपके पास ज्यादा आजादी होती है। यही वजह है कि कई बड़ी कंपनियों के कर्मचारी, डॉक्टर, IT प्रोफेशनल और यहाँ तक कि कुछ करोड़पति भी किराए के घर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी घर के मालिक होने से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि घर खरीदना गलत फैसला है। अगर आप अगले 15 से 20 साल तक एक ही शहर में रहने वाले हैं, आपकी नौकरी स्थिर है, आपके पास इमरजेंसी फंड है और EMI आपकी इनकम का 30 से 35% से ज्यादा नहीं है, तो घर खरीदना एक बहुत अच्छा फैसला हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए घर खरीद रहे हैं क्योंकि समाज कहता है कि किराए पर रहना बेवकूफी है, तो एक बार फिर सोचिए। पैसों के फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि गणित से लिए जाते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वे दूसरों को देखकर करोड़ों रुपए का फैसला ले लेते हैं बिना ये सोचे कि उनकी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। अब एक और बात समझिए, लोग कहते हैं कि किराया देना मतलब हर महीने पैसा बर्बाद करना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि होम लोन पर दिया गया ब्याज भी तो वापस नहीं आता? अगर आपने 20 साल तक बैंक को लाखों रुपए सिर्फ ब्याज में दिए तो अभी एक खर्च ही है।
इसीलिए सिर्फ किराए को नुकसान और घर खरीदने को फायदा मान लेना सही सोच नहीं है। अब सवाल आता है कि आखिर सही फैसला क्या है। इसका जवाब है यह आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपकी नौकरी बार बार बदलती है, आप अलग अलग शहरों में जा सकते हैं, या आप अपने पैसों को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, किराए पर रहकर निवेश करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आपकी नौकरी स्थिर है, आप अपने परिवार के साथ लंबे समय तक एक ही शहर में रहना चाहते हैं, आपके पास अच्छा इमरजेंसी फंड है और ईएमआई आपकी कमाई पर ज्यादा बोझ नहीं डालती, तो घर खरीदना भी एक शानदार फैसला हो सकता है। याद रखिए, घर एक इन्वेस्टमेंट कम और लाइफ स्टाइल डिसीजन ज्यादा है। अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए घर खरीद रहे हैं तो पहले पूरी गणित समझ लीजिए, लेकिन अगर आप अपने परिवार की सुरक्षा, स्थिरता और मानसिक शांति के लिए घर खरीद रहे हैं तो उसकी कीमत सिर्फ पैसों से नहीं मापी जा सकती। इसीलिए अगली बार जब कोई कहे कि किराया देना बेकार है या हर हाल में अपना घर खरीद लो, तो उसकी बात मानने से पहले अपना कैलकुलेटर निकालिए। ईएमआई, ब्याज, मेंटेनेंस, किराया, निवेश और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन सबका हिसाब लगाइए, क्योंकि सही फाइनेंशियल डिसीजन वही होता है जो आपकी जेब, आपके गोल्स और आपके लाइफ स्टाइल के हिसाब से सही हो। याद रखिए, अमीर लोग सिर्फ ज्यादा पैसे नहीं कमाते बल्कि सही फैसले लेते हैं, और कई बार सही फैसला घर खरीदना होता है तो कई बार सही फैसला किराए पर रहना और बाकी पैसा निवेश करना होता है।